चलो चलें रिया, प्रेम ने कहा। ठीक है पापा, रिया ने खुश होकर जवाब दिया। अगली डकलिंग, हम गांव से बाहर जा रहे हैं। अगली डकलिंग ने खुश होकर कहा। प्रेम ने साइकिल सिस्टम को छुपाने के लिए दे दी और ककाओ गांव के दरवाजे से बाहर पथरीले रास्ते की तरफ चलने लगा। यह दरवाजा अनोखी दुकान के साउथ में था और करीब 8 मीटर लंबा था, जबकि ककाओ गांव की दीवार 15 मीटर लंबी थी। यह गांव शांति का प्रतीक था। करूर की दीवारें 60 मीटर लंबी थीं और उनकी मोटाई 5 मीटर थी। वो 10वें लेवल के राक्षस का हमला भी बहुत देर तक रोक सकती थीं। फिर भी ककाओ गांव की दीवारों को इतनी आसानी से पार नहीं किया जा सकता था। दीवारों पर बहुत टाइप के जादू किए गए थे। और तो और ककाओ गांव सबसे सुरक्षित जगहों में से एक था। 8 सिपाही काली यूनिफॉर्म में दरवाजे पर पहरा देते थे, जिनकी तलवारें उनकी कमर पर लटकती रहती थीं। प्रेम ने उनके सीने पर एक सिंबल देखा, जिसमें एक पक्षी एक डाल पर बैठा था। ये लोग ककाओ गांव के पहरेदार थे। देवी मंदिर का सिंबल हीरा था। हालांकि अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से इसमें कुछ चेंजेस किए जाते थे। ककाओ स्कूल का सिंबल पेंसिल और स्केल था। बहुत से एडवेंचरर्स इस दरवाजे से आते जाते दिख रहे थे। प्रेम को कोई भी ऐसा आदमी नहीं दिख रहा था जो एडवेंचरर नहीं था। सभी के हाथों में कोई ना कोई जड़ी बूटी थी या फिर कोई खतरनाक जानवर था। ये सभी चीजें उन्हें अलग अलग जगहों पर मिली थी। भले ही ये काम डेंजरस था, लेकिन ये जगह एडवेंचरर के पैसे कमाने के लिए सबसे उपयुक्त थी। तभी एक गार्ड ने प्रेम और रिया को रोका। क्या तुम लोग बाहर जा रहे हो? हां, प्रेम ने सिर हिलाकर कहा। तुम्हें वार्न करता हूं कि तुम लोग जानवरों के इलाके में जा रहे हो, उस गार्ड ने कहा। यह तुम्हारी बेटी है, यह तुम्हारी बेटी के लिए सेफ नहीं है। इस गार्ड ने अपनी 20 साल की नौकरी में कभी भी बिना हथियार के किसी आदमी को अपनी बेटी और बिल्ली के साथ इस इलाके में जाते हुए नहीं देखा था। यहां से रोज बहुत से एडवेंचरर जख्मी, हाथ पैर टूटे या फिर मरे हुए वापस लौटते थे। जब भी वो बाहर जाते थे तो वो अपनी जान हथेली पर रखकर चलते थे। यहां का नक्शा अलग अलग एडवेंचरर्स को बताने के बाद रोज अपडेट किया जाता था। फिर भी आने वाले खतरे के लिए कोई भी तैयार नहीं होता था। तब भी बाकी गार्ड्स और एडवेंचरर्स ने भी प्रेम को देख लिया। वो सभी लोग प्रेम को बहुत कंफ्यूज होकर घूर रहे थे। मुझे पता है, आपकी वार्निंग का शुक्रिया। क्या अब मैं जा सकता हूं? प्रेम ने स्माइल करके कहा। हां, गुड लक, उस गार्ड ने प्रेम को देखकर कहा। थैंक यू। प्रेम खुद को बहुत किस्मत वाला समझ रहा था कि गार्ड्स ने उसे जाने की परमिशन दे दी, लेकिन वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट भी था, क्योंकि प्रेम वाकई बहुत कमजोर था और अपनी बेटी को साथ ले जाने का काम वाकई बहुत रिस्की था। इस सब के बाद गार्ड्स को गलत साबित करने की उसके पास कोई खास वजह नहीं थी। बॉस, क्या ये लोग जिंदा वापस लौटेंगे? वो लड़की कितनी क्यूट थी, एक गार्ड ने कहा। मुझे उम्मीद तो ऐसी ही है, दूसरे गार्ड ने अपनी नजरें प्रेम से हटाकर अपने काम में लगते हुए कहा। ये कितना सुंदर है, रिया ने खुश होकर कहा। दूर से दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल एक पेंटिंग के जैसे लग रहे थे। उनके ऊपर दिखने वाला कोहरा उन्हें और भी अट्रैक्टिव बना रहा था। प्रेम की आंखों में भी खुशी साफ देखी जा सकती थी। तभी आसमान में कुछ दिखाई दिया जो दरवाजे के पार उड़ता हुआ जा रहा था। राक्षस, एक आदमी ने डरकर कहा। प्रेम ने ऊपर देखा और अपनी आंखें सिकोड़ ली। जमीन पर उस राक्षस की बहुत बड़ी परछाई बन रही थी। वहां का माहौल डरावना हो गया था। यह बर्फीला राक्षस था जिसके हाथ बहुत बड़े बड़े थे। यह काफी बड़ा था लेकिन मोटा नहीं था और उसकी आंखें नीली थीं। कुछ लोगों की हिम्मत भी नहीं हुई कि वो उस राक्षस को देखें। वो बस उससे दूर भागना चाहते थे। राक्षसों ने भले ही कोई लड़ाई नहीं जीती थी, लेकिन वो बहुत ताकतवर थे। ये राक्षस एक 7वें लेवल के मैजिशियन बराबर ताकतवर था और एक बार राक्षस गांव के बाहर आ जाते थे तो उन पर कोई रूल्स लागू नहीं होते थे। वाओ, ये कितना ब्यूटीफुल है। ये तो ठीक वैसा ही राक्षस है जैसा मास्टर कछुआ ने प्रकट किया था, रिया ने कहा। अगली डकलिंग ने राक्षस को ऊपर देखा तो वो बहुत डर गई। हाँ, ये वाकई ब्यूटीफुल है, प्रेम ने सिर हिलाकर कहा। पहली बार प्रेम ने कोई असली राक्षस देखा था। यह राक्षस बिल्कुल एक आर्ट पीस के जैसा दिख रहा था और उसके हाथों से बर्फ गिर रही थी। तभी बाकी के एडवेंचरर्स प्रेम और रिया से दूर जाकर खड़े हो गए। राक्षस ने प्रेम को देख लिया था और कुछ ही देर में प्रेम के पैरों के नीचे बर्फ जम गई। मुझे इसे देखकर डर क्यों लग रहा है, राक्षस ने सोचा। उधर बहुत से लोग रेस्टोरेंट के सामने इकट्ठे होकर शिकायत करने लगे थे।
ये अभी तक खुला क्यों नहीं है? एक आदमी ने कहा। दरवाजे पर नोटिस लगा है जिसमें लिखा है कि वो अभी इंग्रेडिएंट्स लेने के लिए बाहर गए हैं। दूसरे आदमी ने कहा। क्या आज मुझे रसमलाई या शाही कबाब नहीं मिलेंगे? पहले आदमी ने कहा। ये ओनर हमें सीरियसली नहीं ले रहा है। तीसरे आदमी ने कहा। उसे हमें पहले ही बता देना चाहिए था, उसने मेरा टाइम बर्बाद किया। अब मैं अपनी पत्नी को क्या जवाब दूंगा? चौथे आदमी ने कहा। लेकिन आज तो डे ऑफ नहीं है, सिद्धार्थ ने कंफ्यूज होकर कहा। और मैं तो प्रशांत से वादा किया था कि मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आऊंगा। गजाधर ने कहा। अच्छी बात है, तो कल हमें नई डिश खाने के लिए मिलेगी। वरुण ने कहा। सबसे पहले वरुण ने ही नोटिस देखा था। आज शाही कबाब के बिना वो बहुत थका हुआ फील कर रहा था। हाँ, अब मैं कल की डिश का वेट कर रहा हूं। यहां की हर डिश कमाल की होती है। हमें इस ओनर को समझने की कोशिश करनी चाहिए। वो हमारे लिए तो गया है ताकि वो इंग्रेडिएंट्स लेकर आ सके, एक कस्टमर ने कहा। तभी एक योद्धा ने अपना चाकू दरवाजे की तरफ फेंकते कहा। मैं उसकी बात समझता हूं, लेकिन मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा और मेरे इस चाकू से उसे मैसेज मिल जाएगा। कुछ और लोगों ने भी ऐसा ही किया और उन्होंने अपने अपने चाकू दरवाजे पर फेंक दिए। ये आज खुला नहीं है? गरिमा ने अपनी घोड़ा गाड़ी से बाहर झांकते हुए फुसफुसा कर कहा। आज वो सिल्वर कलर के कपड़े पहनी थी। उसकी ये ड्रेस काफी चमकीली थी। अगर वो अभी अपनी घोड़ा गाड़ी से बाहर निकलती तो अपने कर्ली बालों और स्लिम बॉडी से वो सभी का ध्यान अपनी तरफ जरूर खींच लेती। मुझे उम्मीद है कि नई डिश भी काफी अच्छी होगी, उसने मन में बड़बड़ाया और वहां से चली गई। कुछ देर बाद उत्कर्ष और उसके साथी दरवाजे के पास गए तो उन्हें वहां बहुत सारे चाकू और नोटिस लिखा दिखा। अब क्या करेंगे बॉस? मुझे मेरे राजमा चावल चाहिए, निहाल ने अपना गंजा सिर खुजलाते हुए कहा। मुझे भी, निखिल ने भी निराश होकर कहा। एक दिन राजमा चावल नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे। तुम लोग ये देखो कि प्रेम जैसा जीनियस आदमी भी कितनी मेहनत करता है। अब चलो भी, हमें अपने बाकी भाइयों को भी तो बुलाना है। हमें उन्हें राजमा चावल खिलाने के लिए बहुत सारे पैसे जोड़ने होंगे, उत्कर्ष ने निहाल और निखिल के सिर पर मारते हुए कहा। राजमा चावल के लिए? निहाल और निखिल ने एक्साइटेड होकर कहा। अरे, इसने तो मुझसे कहा था कि मेरी स्टूडेंट बीमार है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो तो अपने पापा के साथ कहीं खेलने गई है, अमित ने गुस्से में कहा। वो भी अपनी स्कूल के दूसरे ही दिन। तुरंत ही अमित के चारों तरफ की हवा बहुत गर्म हो गई और उसके आसपास के लोग उससे दूर हट गए। कल के बाद रिया मेरे अंडर में सीखेगी, वसीम ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा। तुम्हें भी उसे पढ़ाने के लिए 2 ही दिन मिलेंगे क्योंकि तीसरे दिन उनका डे ऑफ है, अमित ने तुरंत बाजी पलट दी। मैं उसे 1 दिन में ही इतना सिखा दूंगा कि जितना कि तुम 3 दिन में भी नहीं सिखा पाते हो, वसीम ने कहा। अच्छा, तो ऐसी बात है, क्यों ना हम अपने जादू से ही बातें करें, अमित ने अपनी आंखें सिकोड़कर गुस्से में देखते हुए कहा। बिल्कुल, क्यों नहीं, वसीम ने भी अपनी छड़ी बाहर निकालकर कहा। प्लीज, यहां बहुत सारे लोग हैं। रमन तुरंत ही दोनों के बीच में मैजिक शील्ड बनाकर आ गया। भले ही रमन देवी मंदिर का एक बड़ा ऑफिसर था, लेकिन इन 2 महान जादूगरों के आगे उसकी कोई हैसियत नहीं थी। उसे बस इन लोगों पर नजर रखने का काम मिला था और यह काम बहुत खतरनाक था। इधर प्रेम को राक्षस के घूरने से खतरा महसूस हुआ। वो रिया के सामने आकर खड़ा हो गया और राक्षस को देखने लगा। हालांकि वो राक्षस के आगे एक पल भी नहीं टिक सकता था। सिस्टम, क्या तुम रॉकेट लॉन्चर बेचते हो? प्रेम ने मनी मन सिस्टम से पूछा। तुम इतना अफोर्ड नहीं कर पाओगे, सिस्टम ने जवाब दिया। अगर तुमने मुझे यूं ही मर जाने दिया तो तुम्हारा कुकिंग का बादशाह कौन बनेगा? चिंता मत करो, मुझे कोई ना कोई मिल ही जाएगा। ओह, तुम, प्रेम ने आईब्रो उठाकर कहा। प्रेम को रिया को प्रोटेक्ट करने के इंटेंशंस को देखकर बहुत से एडवेंचरर्स की नजरें उन पर टिकी हुई थीं। वो सभी उम्मीद कर रहे थे कि राक्षस प्रेम और रिया को बिना कुछ किए ही जाने देगा। जब तक कि प्रेम सिस्टम से कोई हथियार खरीद पाता, उतने में अचानक से राक्षस गायब हो गया और सफेद ड्रेस में एक लड़की दरवाजे के पास दिखने लगी। कुछ एडवेंचरर्स उस लड़की से दूर खड़े हो गए। यह बात बिल्कुल साफ थी कि यह लड़की वही बर्फीला राक्षस थी। प्रेम उसे देख रहा था और पूरी तरह से किसी अटैक के लिए अलर्ट खड़ा था।
अब वो एक डेंजरस सिचुएशन में था, लेकिन महेंद्र प्रताप की यादों के कारण उसे इस सब से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। रिया प्रेम के पीछे से इस लड़की को झांक कर देख रही थी। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट की चमक साफ दिख रही थी। इस लड़की की उम्र करीब 20 साल की थी। इसकी स्किन बर्फ जितनी सफेद थी और ये बहुत सुंदर थी। ये प्रेम को बड़े अजीब ढंग से देख रही थी। इसे मुझसे डर नहीं लग रहा है? कितनी बेवकूफ बिल्ली है, उस लड़की ने बिल्ली को देखकर सोचा। लेकिन जैसे ही इस लड़की ने रिया को देखा, वो नरम पड़ गई। अब प्रेम को माहौल में कोई भी खतरा महसूस नहीं हो रहा था। वो लड़की पीछे मुड़ी और गांव की तरफ चली गई। उसके कदमों के नीचे बर्फ बनती हुई दिखाई दे रही थी। फिर वो थोड़ी देर के बाद गायब हो गई। अब सभी लोगों को बहुत राहत महसूस हुई। एक 7वें लेवल का मैजिशियन या 7वें लेवल का योद्धा भी इस वक्त इतना ही डरा हुआ होता। सभी लोगों ने प्रेम की तरफ देखा और उन्हें खुशी हुई कि राक्षस ने उसे कुछ भी नहीं किया। वो बड़ी राक्षस दीदी कितनी सुंदर थी, लेकिन पापा वो अचानक से गायब कैसे हो गई? रिया ने प्रेम के पीछे से आगे आकर खुशी से कहा, मुझे लगता है शायद मैजिक से। प्रेम ने जवाब दिया और सोचने लगा, आज हम अपने पहले एडवेंचर से बाहर निकलने से बस एक कदम दूर थे, लेकिन वो लड़की वाकई सुंदर थी। मैं भी ये मैजिक सीखना चाहूंगी पापा, रिया ने प्रेम से बहुत एक्साइटेड होकर कहा। ठीक है, मैं कल तुम्हारे मास्टर से इस बारे में पूछूंगा, प्रेम ने कहा। थैंक यू पापा, आधी दाढ़ी वाले मास्टर को जरूर इस मैजिक के बारे में पता होगा, रिया ने खुशी से सिर हिलाकर कहा। तभी एक बड़ा सा कुत्ता जमीन पर चल रहा था, जिसे देखकर अगली डकलिंग गुर्रा रही थी। तुम्हें अच्छे से बिहेव करना चाहिए, तुम्हें ऐसे किसी पर भड़कना नहीं चाहिए, प्रेम ने बिल्ली के सिर पर अपनी उंगली रखते हुए कहा। बिल्ली ने अपना पंजा आगे बढ़ाते हुए प्रेम की बातों का जवाब दिया। इसे पीछे करो, रिया ने बिल्ली के पंजे पर मारते हुए कहा। रिया के इशारे को समझते हुए तुरंत बिल्ली ने अपना पंजा पीछे कर लिया। कुछ देर बाद प्रेम ने नक्शा बाहर निकाला और उसे ध्यान से देखने लगा, लेकिन उसे नक्शा समझ नहीं आ रहा था। फिर उसने महेंद्र प्रताप की यादों को झांकने की कोशिश की, लेकिन अब भी उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। इसका साफ मतलब था कि महेंद्र प्रताप को भी नक्शा पढ़ना नहीं आता था। हम वहां जाएंगे, कांटों की घाटी के बाहर, वो कम डेंजरस जगह है, प्रेम ने नक्शा हटाते हुए कहा। कांटों की घाटी भी काफी डेंजरस जगह थी। यहां पहले लेवल से लेकर 5वें लेवल तक के मैजिकल जानवर पाए जाते थे। कांटों की घाटी बहुत सारी घाटियों और पहाड़ों को मिलाकर बनती थी। ये अपनी कंटीली झाड़ियों के कारण फेमस थे। यहाँ बहुत कीमती इंग्रेडिएंट्स और हर्ब्स मिलते थे, जिनकी कीमत एक हाई लेवल मैजिकल जानवर से भी ज्यादा थी। इसलिए इस जगह पर लो लेवल के सभी एडवेंचरर आया करते थे। किसी भी एडवेंचरर को इस बात का डर नहीं रहता था कि उन्हें कोई मार देगा या कोई उनका सामान चुरा ले जाएगा। अनोखी दुकान वाले बहुत सख्त थे। ऐसी कोई भी सिचुएशन होने पर वो पूरी इन्वेस्टिगेशन करवाते थे और कातिल या चोर को पकड़ लेते थे। बहुत साल पहले बहुत सारे एडवेंचरर्स को एक साथ सजा सुनाई गई थी, जिनमें 9वें लेवल के एक डीमन का साथी भी शामिल था। इसके बाद किसी ने भी रूल्स तोड़ने की हिम्मत नहीं की। प्रेम कांटों की घाटी के वेस्ट में पहाड़ों की ढलान की तरफ चलने लगा। गर्म हवाओं के कारण वहां का टेम्परेचर काफी ज्यादा था। ज्वलंत बकरियों को ऐसी जगहें बहुत पसंद थी। ककाओ गांव से थोड़ी ही दूर बाद काले पत्थरों का रास्ता खत्म हो गया था और उसके बाद बहुत ऊबड़ खाबड़ रास्ता शुरू हो गया था। तभी कुछ योद्धाओं का ग्रुप प्रेम और रिया के पास से गुजरा। वो लोग अपने पीछे काफी धूल उड़ा रहे थे, जिससे बाकी लोगों को काफी प्रॉब्लम हुई। एक बूढ़ा एडवेंचरर 4 जवान लड़कों के साथ गधे की एक गाड़ी पर सवार होकर जा रहा था। चारों लड़के बहुत क्यूरियस होकर यहां वहां देख रहे थे। ये चारों बिल्कुल नौसिखिया थे और आज पहली बार एडवेंचर पर जा रहे थे। इस गाड़ी के पीछे बहुत सारे लोग घोड़ों पर सवार होकर चल रहे थे। इन सभी के पास काफी हथियार थे और इनको देखकर समझ आ रहा था कि ये काफी पुराने एडवेंचरर्स हैं। ये सभी इन लड़कों की रखवाली के लिए आए थे। प्रेम और रिया को आते जाते सभी लोग देख रहे थे, क्योंकि प्रेम के हाथ में हथियार की जगह उसकी बिल्ली थी। प्रेम और रिया को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो इतनी खतरनाक जगह पर सैर सपाटे के लिए आए थे। पापा, सभी लोग हमें देखकर हंस क्यों रहे हैं? रिया ने पूछा। क्योंकि प्रेम थोड़ी देर रुका, फिर उसने कहा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सभी लोग मेरे गुड लुक्स देखकर चौंक गए हैं। मैं भी उनकी बात से सहमत हूं। पापा, आप तो बहुत हैंडसम हैं, रिया ने सिर हिलाकर कहा। रिया की बात सुनकर प्रेम स्माइल करते हुए वापस चलने लगा। थोड़ी देर बाद वो दोनों अकेले ही रास्ते पर चल रहे थे। रिया ने अगली डकलिंग को जमीन पर छोड़ दिया
अब रिया हंसते हुए अपनी बिल्ली के साथ एक तितली का पीछा कर रही थी। यह देखकर प्रेम के चेहरे पर स्माइल आ गई। प्रेम को लगने लगा कि उसे रिया को यूं ही घुमाने के लिए लाते रहना चाहिए और शायद वो लोग नेक्स्ट टाइम नॉर्थ साइड भी घूमने जा सकते हैं। सिस्टम, मुझे तलवार दे दो। प्रेम ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर सिस्टम से कहा। तलवार पकड़ने का यह काफी अच्छा तरीका था। तलवार हवा में धार की तरफ से नीचे आई। वो प्रेम के चेहरे के बहुत करीब से निकली और जमीन पर आकर एक पत्थर में घुस गई। जब तलवार प्रेम की आंखों के सामने से निकली थी तो उसकी चमक से प्रेम को थोड़ी देर तक तो कुछ दिखाई ही नहीं दिया। प्रेम बिल्कुल शॉक हो गया था। फिर उसने खुद को संभाला और तलवार की तरफ देखने लगा। तलवार इतनी तेजी से उसकी नाक के सामने से निकली थी कि उसकी नाक कटते कटते बची थी। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? प्रेम ने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा। मुझे माफ करना, सिस्टम ने कहा। यहाँ सिग्नल काफी कमजोर है, लेकिन मैंने फिर भी तलवार ठीक तुम्हारे सामने लाने की पूरी कोशिश की। ठीक मेरे सामने? तुमने तो मुझे बिल्कुल मार ही दिया था। प्रेम ने डरते हुए अपने कुछ कदम पीछे कर लिए। अब उसने ठान लिया था कि वो सिस्टम को सबक जरूर सिखाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, है ना? मैंने इसे कंट्रोल कर लिया, इसलिए अब शिकायत मत करो, सिस्टम ने कहा। ठीक है, लेकिन अब मैं तुमसे कुछ भी नहीं खरीदूंगा, प्रेम ने जवाब दिया। अरे मेरे फेवरेट कस्टमर, अब शांत भी हो जाओ, सिस्टम ने कहा। अब वो और भी मीठी आवाज में बोलने लगा। इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए मेरे पास एक रास्ता है। मैं तुम्हें गांव के आसपास की 30 मीटर रेंज का एक होलोग्राफिक मैप देता हूँ। इसके बाद तुम्हें कोई भी मैप खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, मैं सुन रहा हूँ, बोलते रहो। प्रेम काफी कन्विंस दिख रहा था। तुम एक सैटेलाइट भी खरीद सकते हो, सिस्टम ने आगे कहा। तुम एक होलोग्राफिक मैप देने के लिए मुझे सैटेलाइट बेचना चाहते हो? प्रेम ने नाराज होकर कहा। उसने तलवार पत्थर से बाहर निकाली और रिया के साथ जल्दी जल्दी चलने लगा। मैंने जो सैटेलाइट बनाई है उसमें हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग सिस्टम है और ये हमेशा सिंक होती रहती है। इससे तुम पूरे ककाओ गांव पर निगरानी रख सकते हो, सिस्टम ने इंसिस्ट करके कहा। कितना हाई? प्रेम ने पूछा। जितना तुम चाहो उतना हाई, सिस्टम ने जवाब दिया। क्या तुम इस सैटेलाइट से पूरे राज्य को कवर कर सकते हो? प्रेम ने पूछा। अभी नहीं, पहले तुम्हें ककाओ गांव को कवर करने की जरूरत है। अगर तुम पूरे राज्य को कवर करना चाहते हो तो तुम्हें ऐसी 35 और सैटेलाइट्स की जरूरत होगी, सिस्टम ने जवाब दिया। कमाल है, ऐसी सैटेलाइट के लिए कितने पैसे लोगे? प्रेम ने पूछा। 3 मिलियन सोने के सिक्के। मैं तुम्हारे लिए इसे लॉन्च भी कर दूंगा, सिस्टम ने जवाब दिया। अरे वाह, तुम तो कितने अच्छे हो यार, प्रेम ने मजाकिया ढंग से कहा। अब एक काम करो, उस सैटेलाइट को तोड़ दो। यह सुनकर सिस्टम बिल्कुल शांत रह गया। प्रेम ने अपने हाथ में रखे तलवार को ध्यान से देखा और जल्दी जल्दी चलने लगा। यह तलवार बिल्कुल वरुण की दुकान की तलवार जैसी दिख रही थी। यह करीब 1 मीटर लंबी और 2 उंगली बराबर चौड़ी थी। उसका हत्था काला था और काफी सिंपल था। उसे तलवार काफी पसंद आई थी। इसका वजन भी प्रेम के हिसाब से काफी सही था और यह सब सिस्टम के कारण ही हुआ था। तभी प्रेम के दिमाग में एक ख्याल आने लगा, शायद मुझे यह तलवार खरीद लेनी चाहिए। फिर प्रेम ने अपना सिर हिलाया और आगे सोचने लगा। नहीं, सिस्टम तो मुझसे चाहता ही यही है। मैं इस बार उसकी चाल में बिल्कुल नहीं फंसने वाला। प्रेम ने अपने दिमाग में तलवार चलाने के तरीके देखे और तलवार को एक पतले से पेड़ पर चलाया। प्रेम को लगा जैसे उसके मूवमेंट काफी ऑकवर्ड थे, लेकिन तभी पेड़ 2 हिस्सों में कटकर नीचे गिर गया। तलवार इतनी तेजी से पेड़ पर लगी थी कि प्रेम भी अपनी तलवार को ठीक से देख नहीं पाया था। यह बात बिल्कुल साफ थी कि प्रेम के पूरे शरीर को अभी भी तलवार चलाने के तरीके याद थे। प्रेम ने अपनी तलवार और पेड़ को बड़े ध्यान से देखा। मुझे जितना लगता था शायद मैं उससे भी ज्यादा ताकतवर हो गया हूं। ऐसे वार से तो लेवल 1 का योद्धा भी मर सकता है, प्रेम ने मन में सोचा। रिया और अगली डकलिंग प्रेम को लगातार देख रहे थे और उनका मुंह खुला का खुला रह गया था। पापा, आप तो बहुत ताकतवर हैं, रिया ने कहा। क्या ये तलवार है? रिया ने पूछा। रिया की आवाज सुनकर प्रेम अपने ख्यालों की दुनिया से वापस आ गया और तलवार एक तरफ करके स्माइल किया। हाँ बेटा, यह तलवार है। प्रेम ने सोचा था कि शायद उसे हर रात तलवार को चलाना सीखना पड़ेगा, लेकिन महेंद्र प्रताप की यादों ने यह साबित कर दिया कि प्रेम का पूरा शरीर तलवार चलाने का आदी है। बस अब प्रेम को इस तलवार को अच्छे से समझने की जरूरत थी। इसके बाद वो तलवारबाजी के सारे तरीके ट्राई कर सकता था।
अब जब उसके पास तलवारबाजी का हर स्किल था तो एक महान योद्धा बनने के लिए बस उसे अपने शरीर की कमजोरी को दूर करना बचा था। मुझे और पैसे कमाने होंगे जिससे मैं सिस्टम से स्ट्रेंथ खरीद पाऊं और ताकतवर होने का यही सबसे अच्छा तरीका है, प्रेम ने मन ही मन सोचा। पापा, ये आपको कहां से मिली? रिया ने तलवार को घूरते हुए कहा। बेटा ऊपर से, प्रेम ने ऊपर की ओर इशारा करते हुए कहा। वाह पापा, क्या आप मुझे भी सिखाएंगे? रिया ने बड़ी उम्मीद से पूछा। तुम तलवार चलाना सीखना चाहती हो? प्रेम ने पूछा और सोचने लगा। मुझ में अब इतनी ताकत तो आ चुकी है कि मैं इसको तलवार चलाना सिखा सकता हूं, लेकिन ये ऑलरेडी मैजिक सीख रही है जिसमें इसका बहुत सारा टाइम वैसे भी चला जाता है। फिर भी एक बच्चे को इतनी सारी चीजें एक बार में सिखाना गलत तो नहीं है? हाँ पापा, रिया ने प्यार से सिर हिलाकर कहा। वो बहुत देर तक तलवार को घूरती रही और उसने कहा, हाँ, इससे मैं आपको प्रोटेक्ट भी कर सकती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें रोज थोड़ा थोड़ा सिखाता जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम इसके बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं बताओगी। प्रॉमिस? प्रेम ने रिया के चेहरे को देखकर स्माइल करते हुए कहा। मेरे दोनों मास्टर को भी नहीं? रिया ने पूछा। नहीं, मिनी को भी नहीं। यह हमारा छोटा सा सीक्रेट होगा, ठीक है? तुम सही समय आने पर उन्हें बता सकती हो और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो लोग चौंक जाएंगे, प्रेम ने कहा और सोचने लगा। और ताकतवर बनने से इसे कोई नुकसान नहीं होगा, फिर इसे कोई भी परेशान नहीं कर पाएगा। मुझे उम्मीद है कि यह बाकी बच्चों को परेशान नहीं करेगी। अगर बाकी बच्चों को इसने नुकसान पहुंचाया तो बहुत बुरा हो सकता है। ठीक है, मैं वादा करती हूं, रिया ने सिर हिलाकर कहा। बहुत अच्छे प्यारी बेटी, प्रेम ने रिया के बालों में हाथ फेरते हुए कहा। अगली डकलिंग रिया के पैरों पर अपना सिर रखे हुई थी। प्रेम ने दोनों को थोड़ा थोड़ा पानी भर के दे दिया और फिर बॉटल वापस अपनी कमर पर टांगी और बिल्ली को बैग में रख लिया। अगली डकलिंग चारों तरफ बहुत क्यूरियस होकर देखी और फिर वो बैग में आराम करने लगी। मैं भी बहुत थक गई हूं पापा, क्या आप मुझे भी पीठ पर टांग सकते हैं? रिया ने अपने हाथ फैलाकर कहा। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि तुम वाकई तितलियों का पीछा करते करते थक गई होगी, प्रेम ने स्माइल करके कहा। आ जाओ, प्रेम ने अपने कंधे नीचे करते हुए कहा। रिया प्रेम की पीठ पर चढ़ गई और उसने अपने हाथ प्रेम के गले में डाल लिए। चलो चलें? रिया ने खुश होकर कहा। चलो चले, प्रेम ने खड़े होकर कहा और फिर उसने अपने हाथ में तलवार पकड़ी और अपनी डेस्टिनेशन की तरफ चलने लगा। रिया बहुत भारी नहीं थी, उसका वजन बस 9 किलो ही था। प्रेम चलता जा रहा था और रिया उसके कान में बोलती जा रही थी। कांटों की घाटी ककाओ गांव के दरवाजे से 3 किलोमीटर दूर थी। प्रेम जिस रास्ते पर चल रहा था वो 2 मीटर चौड़ा था। रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ था जिसमें पैरों के निशान बने हुए थे। इनमें से कुछ निशान तो हाथी के पैर से भी बड़े थे, शायद ये निशान दैत्यों के हो सकते थे। तभी उनके पास से एक एडवेंचरर अपने घोड़े पर बैठकर निकला। कोई भी रिया और प्रेम को देखे बिना नहीं गुजर रहा था। आधे घंटे बाद प्रेम ने खुद को 2 पहाड़ों के बीच एक घाटी में पाया। घाटी बस 3 मीटर चौड़ी थी और चारों तरफ कांटों के कारण थोड़ा अंधेरा था। घाटी का एंट्रेंस देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा सा बिना दांत का जानवर अपना मुंह खोलकर बैठा हो और लगातार एडवेंचरर्स को खा रहा हो। प्रेम रिया के साथ वेस्ट की तरफ आगे बढ़ता गया। बहुत से लोग ईस्ट की तरफ जाते थे क्योंकि वेस्ट की तरफ का ज्यादातर भाग कई सालों पहले लगी भयानक आग में जल गया था और आजकल उस जगह ज्यादा मैजिकल जानवर नहीं मिलते थे। बस इसलिए ही प्रेम ने यह रास्ता चुना था क्योंकि उसे यह सेफ लगा था। उसके पास ज्वलंत बकरी पकड़ने के लिए अभी बहुत समय था। मुझे नीचे उतार दो पापा, मैं बहुत भारी हूं, रिया ने प्यार भरी आवाज में कहा। चिंता मत करो बेटी, तुम इतनी भी भारी नहीं हो, मैं तुम्हें हमेशा गोद में लेकर चल सकता हूं, प्रेम ने स्माइल करके कहा। यहां की जमीन बहुत फर्टाइल थी, इसलिए नई कांटों की झाड़ियां भी काफी बड़ी हो गई थी। प्रेम बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसकी बेटी को कोई भी कांटा लगे। प्रेम अपनी तलवार से रास्ता बनाते हुए पहाड़ की तरफ बढ़ने लगा था। प्रेम बहुत चौकन्ना था, लेकिन अभी तक उसे कोई भी मैजिकल जानवर नहीं दिखा था। वो अब काफी गर्म जगह पर पहुंच गया था, लेकिन फिर भी उसे एक भी ज्वलंत बकरी नहीं दिखी। पास में ही एक गर्म पानी का छोटा सा तालाब था जो 2 मीटर डायमीटर का था और करीब आधा मीटर गहरा था। उसके चारों तरफ पत्थर लगे हुए थे। शायद यह तालाब शुरू से ही ऐसा रहा होगा या फिर किसी ने इसे टब जैसा बनाने के लिए इसके चारों तरफ पत्थर लगा दिए होंगे।
तालाब के बगल में एक बड़ा सा पत्थर जला हुआ रखा था, जो शायद उसी आग के कारण जल गया था। यहां का टेम्परेचर काफी ज्यादा था, जमीन भी काफी गर्म थी, जैसे यहां कोई ज्वालामुखी हो। तालाब के पानी के साथ साथ प्रेम का मन भी बहा जा रहा था और उसमें कूदने का बहुत मन हो रहा था। वाह, गर्म पानी का तालाब। रिया ने एक्साइटेड होकर कहा, पापा, क्या मैं पानी से खेल सकती हूँ? यह सुनकर प्रेम स्माइल करने लगा। बेटा, पहले मैं देख लूं कि यह पानी कितना गर्म है। बहुत गर्म तो नहीं है। प्रेम ने रिया को नीचे उतारा और सोचने लगा, शायद मैं भी अपने पैर धोकर थोड़ी थकान दूर कर सकता हूं। प्रेम ने पानी में हाथ डालने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, तभी एक जोर की आवाज आई और ज्वलंत बकरी दौड़कर पत्थर पर चढ़ गई। यह बकरी काफी बड़ी थी, करीब 1.5 मीटर ऊंची। उसका फर बिल्कुल आग की तरह लाल था। वो अपने रोएं झटक रही थी और उसमें से आग निकल रही थी। ये अपनी काली काली आंखों से प्रेम को घूर रही थी। प्रेम को पहली नजर में तो ये बस एक आम सी बड़ी बकरी लगी। फिर वो सोचने लगा, शायद यही ज्वलन बकरी है। मुझे लगा था कि मुझे इसे कहीं और ढूंढना पड़ेगा, लेकिन वाकई में मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। प्रेम ज्वलन बकरी की आग को फील कर सकता था। वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ और रिया के आगे आ गया और फिर कुछ कदम पीछे हुआ। रिया की आंखें एक्साइटमेंट के कारण चमक रही थी। कितनी बड़ी बकरी है। मुझे ये बकरी बहुत पसंद है पापा, इनका दूध बहुत अच्छा होता है। बकरी को खतरा महसूस हो गया था। उसने रिया की तरफ बहुत भयानक तरीके से देखा। मेरे पीछे ही रहना, मुझे इससे निपटने दो, प्रेम ने रिया को देखकर कहा। हाँ पापा, आप इसे पकड़ लो, मैं भी पनीर खाना चाहती हूँ, रिया ने एक्साइटेड होकर कहा। अगली डकलिंग ने नींद में ही बकरी की तरफ देखा और रिया की गोदी में वापस से सो गई। ज्वलन बकरी ने फिर से आवाज निकाली और प्रेम को गुस्से से घूरने लगी। उसने अपने पैर झटके और फायरबॉल दिखाने लगी। बहुत से एडवेंचरर घाटी के शुरू में अपना काम कर रहे थे। क्या किसी को वेस्ट में एक ज्वलंत बकरी मिल गई है? एक आदमी ने सरप्राइज होकर पूछा। मैंने एक आदमी और उसकी छोटी सी बेटी को उस तरफ जाते हुए देखा था, दूसरे आदमी ने जवाब दिया। छोटी सी बेटी? ज्वलंत बकरी की आग तो उन्हें जिंदा जला देगी, एक और आदमी ने कहा। क्या वो अपनी बेटी को वहां गर्म पानी में नहलाने ले गया था? कितना बेवकूफ बाप है, एक और आदमी ने कहा। एक एक्सपीरियंस्ड एडवेंचरर के लिए ज्वलंत बकरी पकड़ना बहुत आसान था, लेकिन एक नौसिखिए के लिए यह बहुत ही मुश्किल काम था। इन सभी एडवेंचरर्स ने इतनी मौतें देखी थीं कि उन्हें प्रेम और रिया जैसे अजनबियों की सेफ्टी की कोई चिंता नहीं थी। एक आदमी इन लोगों के सामने से निकल रहा था। वो इतना ताकतवर था कि वो एक बार में बहुत सारे काम कर सकता था, और आज वो जिन कामों से निकला था शायद उन्हें एक दिन में ही निपटा सकता था। एक आदमी और उसकी चोगा पहने हुई बेटी उसी रास्ते पर गए हैं, उसने इशारा करते हुए पूछा। हाँ, हमें अभी अभी ज्वलंत बकरी की आवाज सुनाई दी, मुझे लगता है कि वो खतरे में है, एक एडवेंचरर ने सिर हिलाकर कहा। एक ज्वलंत बकरी? घोड़े पर बैठे गौतम ने आईब्रो ऊपर करके कहा और जल्दी से अपने घोड़े को भगाया। उसने घोड़ा एक पेड़ से बांध दिया, फिर अपना भाला और धनुष लेकर जल्दी जल्दी दौड़ने लगा। उनकी भी एक पोती थी जो रिया की ही एज की थी। उसे अपनी पोती के साथ खेलना बहुत पसंद था। उसका लड़का भी एक एडवेंचरर था, लेकिन वो कभी भी अपनी बेटी को ऐसी जगह पर लेकर नहीं आता था। उसे अभी भी बकरी की आवाज सुनाई दे रही थी और वो बस उम्मीद कर रहा था कि उसे देर ना हुई हो। उसने अपने दौड़ने की रफ्तार बढ़ा दी। उधर वेस्ट साइड में प्रेम ने भी अपनी तलवार खींच ली और ज्वलंत बकरी का सामना करने के लिए तैयार हो गया। प्रेम ने आज से पहले ऐसे किसी भी भयानक जानवर का सामना नहीं किया था। उसका दिल उछल रहा था और वो खुद को जोश से भरा हुआ महसूस कर रहा था। उसे लड़ाई करने का बहुत मन था, वो भी एक लंबी लड़ाई। प्रेम ने अपने हाथों की तरफ देखा और सोचने लगा, लोगों ने पिछले 3 साल में मुझे बिल्कुल भुला दिया था, लेकिन अब दोबारा चमकने का वक्त आ गया है। उसने अपनी तलवार कस कर पकड़ ली। उसे अपने भीतर काफी अजीब लेकिन जानी पहचानी ताकत महसूस हुई। ज्वलंत बकरी ने बहुत जोर से आवाज की और बड़ी बड़ी 6 फायर बॉल्स उसकी तरफ फेंक दी। यह इतनी गर्म थी कि इनसे कवच बहुत आसानी से जल सकता था। बस इसलिए ही पहले लेवल के मैजिकल जानवर में ज्वलंत बकरी सबसे ताकतवर मानी जाती थी। प्रेम ने फायर बॉल्स को नजरअंदाज करते हुए स्माइल किया और उनसे बचते हुए 3 मीटर दूर कूद गया। बस तुम में इतनी ही हिम्मत है, प्रेम ने कहा। प्रेम जहां पहले खड़ा था वहां 6 फायर बॉल्स गिरी
और जमीन में एक छेद हो गया। आप ये कर सकते हो पापा, रिया ने खुश होकर ताली बजाते हुए कहा। ज्वलंत बकरी बहुत चिढ़ गई और प्रेम की तरफ कूद गई। उसकी फायर बॉल्स बहुत लिमिटेड थीं। यह देखकर प्रेम ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। ज्वलंत बकरी के पैर काफी बड़े बड़े थे और उसके नाखून काफी नुकीले थे। प्रेम को अच्छे से मालूम था कि इसकी हड्डियां कितनी कड़क होंगी। प्रेम जमीन पर पैर जमाकर खड़ा हुआ और उसने तलवार ऊपर की तरफ चला दी। प्रेम बहुत तेजी से तलवार चलाने लगा। उसके मूवमेंट्स कुछ अलग नहीं थे, लेकिन वो काफी तेज और जानलेवा थे। तलवार से बकरी के गले में एक गहरा घाव बन गया। ज्वलंत बकरी के सारे इरादे मिट्टी में मिल गए थे और वो जमीन पर गिर गई थी। तभी उसके गले से खून निकलने लगा। उसकी आग अब धीरे धीरे बुझने लगी थी और वो प्रेम को बहुत गुस्से से देख रही थी। पापा आप तो कमाल के हो, रिया ने खुश होकर कहा और ताली बजाने लगी। अगली डकलिंग रिया को देखने लगी क्योंकि वो थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई थी। प्रेम ने स्माइल किया और तलवार दूर कर दी। आज प्रेम ने तलवार चलाते जो स्पीड दिखाई थी वो वाकई लाजवाब थी। अब तुम आराम कर सकती हो, मैं तुम्हारा पनीर खाऊंगी, रिया ने बकरी के बगल में बैठकर कहा। ज्वलंत बकरी ने रिया की तरफ देखा और आंखें बंद कर लीं। यह प्रेम की तलवारबाजी का एक छोटा सा नमूना था। यह भले ही सिंपल था, लेकिन काफी खतरनाक था। इसे मास्टर करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। यह तरीका दुश्मनों को मारने के काम आता था। प्रेम को अपनी तलवारबाजी काफी पसंद आई थी। लड़ाई को जल्दी से जल्दी खत्म करना वाकई अच्छी बात होती है। सिस्टम, मैंने अपना मिशन पूरा कर लिया, प्रेम ने स्माइल करके मन ही मन कहा। और वो भी इतने कम टाइम में। यह कमाल था, है ना? तुमने कहा था कि मेरे जिंदा बचने के चांसेस 50% हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं यहां अकेले आकर भी यह काम कर सकता था। मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा कि यहाँ थोड़ी सी भी लापरवाही दिखाने से तुम्हारी जान भी जा सकती है। और एक बात साफ कर दूं कि तुम्हारा मिशन तब तक पूरा नहीं होगा जब तक तुम इस बकरी का दूध अपने घर नहीं ले जाते, सिस्टम ने कहा। अरे रुको जरा, तुमने इसे ले जाने के बारे में तो कुछ कहा नहीं था, प्रेम ने गुस्से में कहा। यह मिशन तुम्हें सिखाने के लिए था ताकि तुम इंग्रेडिएंट्स और उन्हें प्रोवाइड करने वाले की इज्जत करो। अगर तुम दूध लेकर नहीं गए तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे इंग्रेडिएंट्स लाने में मुझे कितनी दौड़ भाग करनी पड़ती है, सिस्टम ने कहा। तो तुम इंग्रेडिएंट्स को और ज्यादा रेट्स पर बेचना चाहते हो, प्रेम ने पूछा। तुम्हें कैसे पता, सिस्टम ने सरप्राइज होकर कहा। क्या यह समझना आसान बात नहीं थी? तुम्हारे लिए तो हमेशा ये काफी कम रेट्स थे, प्रेम ने हंसकर कहा। मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, बस अपना मिशन पूरा करो, प्रेम ने बकरी की तरफ देखा। अब प्रेम इतना ताकतवर हो चुका था कि वो दूध लेकर जा सके, लेकिन उसे रिया को भी साथ लेकर चलना था, तो उसे थोड़ी सी फिक्र हो रही थी। प्रेम सिस्टम की रूखी बातों से सोच में पड़ गया था। मुझे एक घोड़े की जरूरत होगी। इस दुनिया की सारी सड़कें साइकिल के हिसाब से ठीक नहीं हैं। मुझे अपने पुराने घोड़े की काफी याद आ रही है। वो काफी शानदार घोड़ा था, एक राक्षस जितना ताकतवर घोड़ा। वो भी उस रात की घटना में बुरी तरह घायल हो गया था। उस रात महेंद्र प्रताप ने अपने घोड़े को भागने के लिए कहा था, लेकिन उसके पीछे पीछे 2 घुड़सवार भी गए थे और उसे मार गिराया था। अब प्रेम के पास कोई भी तरीका नहीं था। उसे कैसे भी करके इस बकरी के दूध को घर तक ले जाना ही था। दूसरी तरफ गौतम ने जैसे ही बकरी की आखिरी आवाज सुनी, उसने दौड़ना बंद कर दिया। इसके बाद कोई भी आवाज नहीं आई। प्रेम ने बकरी को शांत कर दिया था। गौतम को काफी सरप्राइज और रिलीफ फील हुआ। उसने प्रेम को काफी कमजोर समझा था, लेकिन बात कुछ अलग ही मोड़ पर खत्म हुई थी। जब गौतम वहां से बस जाने ही वाला था, तभी एक भयानक दहाड़ की आवाज आई, जिसके साथ पैरों की बहुत तेज आवाज भी शामिल थी। गौतम ने मुड़कर देखा तो वो चौंक गया। ये एक भूरे रंग के जंगली सुअर की आवाज थी। गौतम ने आवाज की तरफ दौड़ लगा दी। भूरा जंगली सुअर 3रे लेवल का मैजिकल जानवर था और वो अपने गुस्से के कारण बहुत बदनाम था। एक 5वें लेवल का योद्धा भी उसका सामना नहीं कर सकता था। कुछ ही देर में सुअर ढलान से नीचे उतरने लगा। वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। वो लोग इस भयानक जानवर के आगे बिल्कुल नहीं टिक पाएंगे। मुझे जल्दी ही पहुंचना होगा, गौतम ने सोचा। पहाड़ के आसपास खड़े एडवेंचरर्स ने भी सुअर की आवाज सुनी। हे भगवान, एक जंगली सुअर, वो ढलान से नीचे उतर रहा है। दोस्तों, भागने का वक्त आ गया। वहां के लोगों में खलबली मच गई थी। सुअर को देखकर प्रेम चौंक गया।
जैसे ही प्रेम ने ऊपर की तरफ देखा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। यह सुअर हाथी जितना बड़ा था, इसके नुकीले दांत थे। यह सुअर रिया और प्रेम की तरफ दौड़ कर आ रहा था। तभी प्रेम को जमीन हिलती हुई महसूस हुई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे एक ट्रक कंट्रोल से बाहर हो गया हो। सिस्टम, तुम कुछ कर नहीं सकते क्या? प्रेम ने गुस्से से कहा। वहीं रिया अगली डकलिंग को गोदी में लेकर खड़ी हो गई। वो बिल्कुल भी डरी हुई नहीं लग रही थी। वाओ, कितना बड़ा सुअर है। तभी सिस्टम ने प्रेम से कहा, मुझे इस सुअर से कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम मर गए तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। अब इस सुअर की रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटे की हो गई है और बढ़ती जा रही है। तुम इसे रोक नहीं सकते। अरे कुछ ऐसा बताओ जो मुझे नहीं मालूम, प्रेम ने सिस्टम से कहा। प्रेम के पास रिया की बात का जवाब देने के लिए समय नहीं था। उसने रिया को गोद में उठा लिया और बड़े पत्थर की तरफ चला गया। रिया इस पत्थर के पास सेफ रह सकती थी। रिया, यहीं रहना, मैं उसे उलझा कर रखता हूं। प्रेम ने रिया का चोगा उतार कर उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा। रिया ने सिर हिला दिया। ठीक है पापा। चिंता मत करो। इतनी बुरी हालत होने के बाद भी प्रेम ने स्माइल करके कहा और सोचने लगा, रिया की फायरबॉल इसे मारने के लिए काफी नहीं है। शायद ये सुअर इस बात से चिढ़ भी सकता है और रिया की तरफ दौड़ सकता है। सिस्टम, इसे मार दो। प्रेम ने रिया का चोगा हाथ में लिया और तलवार लेकर दौड़ते हुए सिस्टम से चिल्लाकर कहा, लाल चोगे से इसे और गुस्सा आ जाएगा। क्या तुम सचमुच ऐसा करना चाहोगे? ये 335 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तुम्हारी तरफ आ रहा है और रफ्तार बढ़ती जा रही है। सिस्टम ने कहा। अरे मुझे उसकी रफ्तार जानने का कोई शौक नहीं है, प्रेम ने कहा और सोचने लगा, शायद मुझे ही जल्दी कुछ करना होगा, लेकिन इसमें मेरी जान भी जा सकती है। तुमने कहा था कि अगर मैं रिया को अपने साथ लेकर आता हूं तो मैं बिल्कुल सेफ रहूंगा। प्रेम ने चट्टान की तरफ दौड़ते हुए सिस्टम से कहा। अगर तुम उसे मदद नहीं करने दोगे तो तुम वाकई मर जाओगे, सिस्टम ने शांति से कहा। प्रेम ने रिया को बड़ी से चट्टान पर खड़े देखा। आप ये कर सकते हैं पापा, रिया ने कहा। अगली डकलिंग अभी भी रिया के बगल में सो रही थी। उसने एक बार भी सुअर की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा था। प्रेम को अब थोड़ा डाउट होने लगा। सुअर अब बस 50 मीटर की दूरी पर था। प्रेम अब चट्टान के पास नहीं पहुंच सकता था। प्रेम वहीं रुक गया। मैं तुम्हारी बात मान भी लूंगा, लेकिन पहले मैं खुद ट्राई करना चाहता हूं, प्रेम ने सिस्टम से कहा। सुअर झाड़ियों को कुचलता हुआ आगे बढ़ रहा था। वह छोटी छोटी चट्टानों को तोड़ता हुआ आगे बढ़ता ही जा रहा था। प्रेम ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ लिया। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। रिया बड़े से पत्थर पर खड़ी थी और अपने हाथ हिला रही थी। पापा, चाहो उसे मजा चखा दो, रिया ने कहा। सिस्टम ने प्रेम को जो स्ट्रेंथ दी थी, उसके कारण प्रेम इतना ताकतवर हो गया था कि वो लंबी ऊंचाई का छलांग भी लगा सकता था। जैसे ही सुअर प्रेम से टकराने वाला था, प्रेम हवा में उछला और 180 डिग्री घूमकर उसने अपनी तलवार सुअर की चमड़ी में घुसा दी। तलवार से सुअर की स्किन में थोड़ी सी बस खरोंच आई। प्रेम ने अपनी तलवार बाहर निकाल ली और तलवार के सहारे जमीन पर आ गया। तभी उसे अपने हाथ में खून दिखाई दिया और सच्चाई इस घाव से भी ज्यादा दर्द देने वाली थी। प्रेम इतना ताकतवर नहीं था कि वो एक जंगली सुअर को मार पाए। सिस्टम, मुझे बस 5 मिनट के लिए थोड़ी सी स्ट्रेंथ उधार दे दो, मैं इसे मार दूंगा, प्रेम ने कहा। क्या तुम सचमुच अभी बिजली का झटका खाना चाहोगे? तुम जानते हो ना, ये पिछली बार से भी ज्यादा देर तक रहेगा, सिस्टम ने कहा। सत्यानाश, प्रेम ने कहा। सुअर रुक गया, पीछे मुड़ा और गुस्से से अपने पैर जमीन पर रगड़ने लगा। प्रेम अब तक हाँफने लगा था। वैसे भी मैं तुम्हें कभी भी स्ट्रेंथ उधार नहीं देने वाला था, सिस्टम ने कहा। सुअर ने वापस प्रेम की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। इस बार वो ऊपर की तरफ चढ़ रहा था, लेकिन उसकी रफ्तार कुछ ही सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की हो गई। भले ही वो काफी मोटा था, लेकिन उसकी रफ्तार का इस बात से कोई लेना देना नहीं था। अरे बाप रे, प्रेम ने एक पेड़ की तरफ दौड़ लगा दी। इसके पहले कि सुअर पेड़ के 2 टुकड़े करता, वो पेड़ से दूर कूद गया। प्रेम जमीन पर अच्छे से खड़ा हो गया, लेकिन अब वो समझ चुका था कि उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। जाओ पापा, अपनी बात कहने के पहले ही रिया ने प्रेम के हाथ में खून देखा और उसे गुस्सा आ गया और अचानक उसके हाथ में ब्लूइश वॉयलेट आग जलने लगी, जो तुरंत एक फायरबॉल में बदल गई। पापा तुम्हें दूर भगाना चाहते थे, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगी।
रिया ने गुस्से में उस जंगली सुअर से कहा और उसने अपना फायर बॉल सुअर की तरफ फेंक दी। गौतम ने प्रेम और रिया तक पहुंचने के लिए और भी तेज दौड़ लगाना शुरू कर दिया। उसे सुअर की आवाज से समझ आ गया था कि वो काफी गुस्से में है। गौतम को अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा था कि शायद वो भी उसे रोक नहीं पाएगा। गौतम 40 साल की उम्र तक एक तीसरे लेवल का योद्धा था और वो बहुत ताकतवर हुआ करता था। वो पिछले 20 साल से ये सब एडवेंचर यहां कर रहा था और उसने खुद को कई बार खतरनाक सिचुएशंस में भी डाला था। गौतम को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्यों रिया की मदद करना चाहता था। शायद इसलिए क्योंकि वो बहुत क्यूट है, या इसलिए क्योंकि उसकी पोती के लिए एक दोस्त मिल जाएगी। गौतम और तेज दौड़ने लगा। वो कैसे भी करके रिया और प्रेम की मदद करना चाहता था। वो रिया को यहां लाने के लिए उसके पापा को ही ब्लेम कर रहा था। वो अभी भी सब कुछ ध्यान से सुन रहा था। वो उन लोगों से काफी दूर था, इसलिए वो उनकी कोई खास मदद नहीं कर सकता था। उसके पास बस एक मौका था। उसे एक बार में ही उस सुअर को मार गिराना था, वरना उसे 2 लोगों की मौत देखनी पड़ती। जब गौतम समझ गया कि वो काफी पास आ चुका है तो वो एक चट्टान पर चढ़ गया। फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाते हुए अपने भाले को कान तक खींचा और घुटनों के बल थोड़ा सा झुक गया। ये सब बस कुछ सेकंड में ही हो गया। अब वो बहुत ही फोकस्ड था और अपना भाला फेंकने को बिल्कुल तैयार था। तभी उसने कुछ ऐसा देखा जो शायद अब उसे अपनी पूरी जिंदगी याद रहने वाला था। उसने देखा कि रिया ने एक फायर बॉल सुअर की तरफ फेंक दी। ये एक बहुत छोटी सी फायर बॉल थी और इतने बड़े सुअर के सामने तो वो और भी छोटी लग रही थी। वहीं प्रेम अपनी तलवार के सहारे टिका हुआ था और दोबारा कूदने की तैयारी में था। जैसे ही फायर बॉल सुअर के सिर पर पड़ी तो उसमें ब्लास्ट हो गया। इस ब्लास्ट का असर इतना ज्यादा था कि वहां की जमीन तक कांप गई। तभी उस जानवर के चारों तरफ आग लग गई और वो तुरंत रुक गया। फिर वो अपना सिर हिलाने लगा। उसकी स्किन में आग लग चुकी थी और वो बिल्कुल लाल दिख रहा था। तभी सुअर ने दर्द के कारण बहुत तेज चिल्लाया। फिर कुछ देर बाद वो मुड़कर ऊपर की तरफ जाने लगा और थोड़ी ही दूर तक बढ़ने के बाद वो गिर गया और जमीन पर लौटने लगा। अब वो बिल्कुल शांत पड़ गया था। उसका मांस जल चुका था, उसकी बदबू हवा में फैल गई थी। यह सब देखकर गौतम बिल्कुल चौंक गया था, क्योंकि रिया ने एक तीसरे लेवल के मैजिशियन जैसा मैजिक किया था, वो भी इतनी कम उम्र में। गौतम ने कई तीसरे लेवल के मैजिशियंस देखे थे, लेकिन उसने इतनी कम एज में कोई भी ऐसा मैजिशियन नहीं देखा था। शायद रिया कुछ ही दिनों में इस पूरे राज्य की सबसे अच्छी मैजिशियन बन सकती थी। इशिता भी मैजिक से इतनी ही घुली मिली थी। 3 साल की उम्र में वो पहले लेवल की मैजिशियन बन गई थी। जब वो 5 साल की हुई तो तीसरे लेवल की मैजिशियन बन चुकी थी और केवल 26 साल की उम्र में ही वो एक 10वें लेवल की मैजिशियन बन चुकी थी। वो काफी टैलेंटेड थी। और तो और बोनो की रानी भी 40 साल की उम्र में 10वें लेवल की मैजिशियन बन पाई थी। किसी को नहीं पता था कि इशिता और कितनी पावरफुल हो सकती थी, क्योंकि वो एक बॉनी रानी थी और बोनो की लाइफ काफी ज्यादा होती थी। शायद रिया इशिता से भी ज्यादा टैलेंटेड थी, उसकी पावर्स भी बहुत ज्यादा थीं। शायद रिया और भी आगे जा सकती थी। कुछ देर बाद उधर गौतम ने अपना भाला पीछे कर लिया। रिया और प्रेम को अब उसकी मदद की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसने कभी भी नहीं सोचा था कि रिया इतनी पावरफुल निकलेगी। अगर सिस्टम ने पहले ही प्रेम से ना कहा होता कि उसे थोड़ा पीछे हटना चाहिए, तो शायद प्रेम भी इस विस्फोट में फंस जाता। प्रेम ने सोचा था कि रिया की सारी ताकतों के बारे में उसे पता है, क्योंकि रिया ने कई बार अपनी फायर बॉल उसके सामने इस्तेमाल की थी। लेकिन अभी जो हुआ था, प्रेम को उस बारे में कुछ भी नहीं पता था। अभी अभी रिया की फायर बॉल में जो विस्फोट हुआ था, वो एक बम विस्फोट जितना खतरनाक था। मैं कितना होशियार हूं कि रिया को अपने साथ लाया, वरना तुम्हारा कवच और मैजिक शील्ड तो मेरे कुछ काम का ही नहीं था, प्रेम ने सिस्टम से कहा। जब तुम इन्हें अपने साथ ला रहे थे, तभी मैंने तुम्हारा एक लाइफ इंश्योरेंस कर दिया था, वो भी फ्री में। अगर तुम मर जाते तो सारा पैसा मैं रिया को दे देता, सिस्टम ने कहा। तुम कितने अच्छे हो यार, प्रेम ने मजाक उड़ाते हुए कहा। प्रेम अपनी तलवार का एक सिर जमीन में गड़ाकर खड़ा हो गया और धीरे धीरे रिया की तरफ स्माइल करते हुए बढ़ने लगा। क्या बात है रिया, तुमने तो एक जंगली सुअर को मार दिया, प्रेम ने रिया से कहा। लेकिन प्रेम के खून से भरे हाथ को देखकर रिया ने कहा, लेकिन पापा आपको तो चोट लग गई है, कितना स्टूपिड सुअर था वो।
रिया का चिंता भरा चेहरा देखकर प्रेम को अंदर से काफी अच्छा लगा। चिंता मत करो, इसमें ज्यादा दर्द नहीं हो रहा है। प्रेम ने यह कहते हुए एक रुमाल निकालकर अपने हाथ में बांध लिया और फिर रिया को प्यार से गोदी में उठा लिया। आओ मैं आपकी चोट पर फूंक मार दूं। फूंक मारने से आपका दर्द चला जाएगा, रिया ने कहा। प्रेम ने स्माइल किया और चेहरे पर सरप्राइज वाला फील बना लिया। अरे अरे, ये तो काम कर गया, प्रेम ने रिया के बालों में हाथ फेरते हुए कहा। फिर उसने गौतम की तरफ देखा, क्योंकि गौतम उनसे ज्यादा दूर नहीं खड़ा था। हेलो मिस्टर टाइगर, रिया ने गौतम को सरप्राइज होकर देखते हुए कहा। उधर रेस्टोरेंट के बाहर टंगे नोटिस को देखकर काफी कस्टमर्स डिसअपॉइंट होकर चले गए। अंदर तो कोई नहीं दिख रहा है, यामिनी ने खिड़की से अंदर देखकर कहा। लगता है रेस्टोरेंट आज नहीं खुलेगा, श्रुति ने भी सिर हिलाते हुए कहा। वो भी बाकियों की तरह ही डिसअपॉइंटेड थे। खैर ये सब हटाओ, तुम इस ड्रेस में काफी अच्छी लग रही हो। मुझे तुम्हारी ड्रेस पसंद आई, यामिनी ने कहा। थैंक यू, श्रुति ने स्माइल करके कहा। श्रुति ने पहले कभी भी ऐसी ड्रेस नहीं पहनी थी। ये काफी फिटिंग की ड्रेस थी और इस ड्रेस के साइड में एक छोटा सा कट लगा था, जिसके कारण उसके पैर और भी लंबे और पतले दिख रहे थे। सफेद और नीले रंग की ड्रेस उसकी स्किन टोन के साथ काफी मैच कर रही थी। उसे ठीक से तो नहीं पता था कि ये ड्रेस कौन से मटेरियल से बनाई गई थी, लेकिन उसे ये मटेरियल रेशम जैसा महसूस हो रहा था। हालांकि टिम्बकटू में जो रेशम मिलता था वो भी इतना नर्म नहीं होता था, इसलिए श्रुति ठीक से मटेरियल के बारे में समझ नहीं पा रही थी। ड्रेस की फिटिंग काफी अच्छी थी, लेकिन फिर भी ये काफी स्ट्रेची थी, जिससे कोई भी मूवमेंट में कोई रुकावट नहीं आ रही थी। सबसे ज्यादा श्रुति को जिस चीज ने चौंकाया था वो ये थी कि ये ड्रेस बिल्कुल एक ग्लव्स के जैसे ही फिट आई थी, जैसे ये ड्रेस उसके नाप के अकॉर्डिंग ही बनाई गई हो। लेकिन प्रेम ने तो कभी भी मेरा नाप नहीं लिया, ना ही कभी उसने मेरा नाप पूछा। शायद प्रेम ने मुझे देखकर ही मेरा नाप ले लिया हो, लेकिन कल जो मैंने ड्रेस पहनी थी वो काफी ढीली थी। फिर उसने सब कुछ ठीक से कैसे समझ लिया? शायद उसे कपड़ों के पार दिखता हो। ये सारी बातें सोचते हुए श्रुति के चेहरे पर गुलाबीपन आ गया था। यामिनी ने श्रुति के चेहरे के इमोशंस नहीं देखे थे। हमारे बॉस वाकई में काफी अच्छे कुक हैं और कपड़ों के मामले में भी उनका कोई जवाब नहीं है, यामिनी ने आगे कहा। क्या तुमने ब्रेकफास्ट किया है? नहीं, श्रुति ने ना में सिर हिलाकर कहा। उसने सोचा था कि वो रेस्टोरेंट आकर ही शाही कबाब की एक प्लेट ले लेगी। श्रुति जिस होटल में काम करती थी उस होटल की मालकिन ने उसे वहां रहने के लिए अभी भी जगह दे रखी थी, भले ही अब वो वहां पर काम नहीं करते थे। फिर तो तुम्हें काफी भूख लगी होगी, यामिनी ने स्माइल करते हुए कहा। मुझे एक जगह पता है जहां हम ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। वो हमारे रेस्टोरेंट जितना अच्छा फूड तो नहीं बनाते हैं, लेकिन वो जगह काफी सस्ता है और बहुत साफ भी। अच्छा, तुम्हारी बातों से तो मुझे वो रेस्टोरेंट सही लग रहा है, श्रुति ने स्माइल करते हुए कहा। श्रुति ने सोच रखा था कि अगर प्रेम उसको हर मील में 2 बोल रसमलाई देता रहेगा तो वो शायद यहां हमेशा के लिए बनी रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में यह बात भी थी कि वो यहां हमेशा नहीं रह सकती। चलो फिर चलते हैं, शायद हमें दोपहर में यहां वापस आना चाहिए, यामिनी ने कहा और वहां से धीरे धीरे चलने लगी। श्रुति ने एक बार और नोटिस की तरफ देखा। प्रेम की राइटिंग काफी अच्छी थी। फिर वो यामिनी के साथ आगे चली गई। प्रेम ने गौतम को तभी देख लिया था जब गौतम चट्टान पर कूदा था। गौतम काफी ताकतवर दिख रहा था। अब उसकी उम्र भी करीब 50 साल की हो गई थी। उसने काली शर्ट के ऊपर एक टाइगर के स्किन की जैकेट पहन रखी थी। वो अपनी इतनी उम्र के बाद भी काफी अच्छा दिख रहा था, हालांकि अब उसकी स्किन हल्की सी काली हो चुकी थी। प्रेम ने यह भी अच्छे से देख लिया था कि गौतम उन लोगों की मदद करना चाहता था, लेकिन तभी रिया ने सुअर को अकेले ही मार गिराया। गौतम वही आदमी था जिसने प्रेम को रिया को अपने साथ ना ले जाने के लिए वार्न किया था। प्रेम गौतम का काफी शुक्रगुजार था और उनके मन में गौतम के लिए इज्जत काफी बढ़ गई थी, क्योंकि गौतम 2 अजनबियों के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार था। मुझे लगा मैंने एक जंगली सुअर की आवाज सुनी, इसलिए मैं जल्दी से दौड़ कर आया, गौतम ने कहा और अपना भाला नीचे रख दिया। दरअसल मुझे एक जंगली सुअर को पकड़ने का काम मिला था। गौतम ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि वो इन लोगों की मदद करने आया। हेलो, मेरा नाम प्रेम है, क्या तुम्हें इस सुअर की जरूरत है? प्रेम ने कहा। हाय, मेरा नाम गौतम है। यह सुअर पूरा जल चुका है, तो शायद अनोखी दुकान वाले इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसा सुअर वेस्ट साइड में बहुत सालों से नहीं दिखा था, यह काफी बूढ़ा हो गया है।
लेकिन इसके दांत काफी अच्छे हैं। मुझे लगता है कि इनको बेचकर कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे, गौतम ने कहा। सुअर के दांत देखकर रिया की आंखों में चमक आ गई। वो सुअर की तरफ चलकर गई और कहा, पापा, क्या आप इसके दांत से मेरे लिए एक जादू की छड़ी बना सकते हैं?